जैसे हमने देखा था हाइपोकैलिमिया में किस तरह से हम अप्रोच करेंगे पेशेंट को, ऐसे ही हम देखते हैं हाइपरकैलिमिया। हाइपरकैलिमिया किसी पेशेंट का अगर पोटेशियम मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट आता है, तो ऐसे पेशेंट को किस तरह से अप्रोच करेंगे, किस तरह से कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी पेशेंट के अंदर मेरे पास या तो पैरालिसिस है या सीवियर हाइपरकैलिमिया है या एनी पोटेशियम वैल्यू मोर देन 6, एनी पोटेशियम वैल्यू मोर देन 6 या ईसीजी चेंजेस हैं। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आएगा हाइपरकैलिमिया का, मुझे ईसीजी कराना है, तो अगर इन तीन में से कुछ भी है तो फर्स्ट वी नीड टू ट्रीट, सबसे पहले वी नीड टू ट्रीट, फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, तो ये जब मैंने ट्रीट कर लिया, अब मेरे पास मुझे शूडो हाइपरकैलिमिया रूल आउट करना है। शूडो हाइपरकैलिमिया तो नहीं था, फिस्ट क्लिंचिंग की वजह से पोटेशियम तो नहीं बढ़ा था, टॉर्निकेट लगाने की वजह से तो नहीं बढ़ा था, क्या पेशेंट को ल्यूकेमिया तो नहीं है जिसकी वजह से सेल फ्रेजाइल हो गए, तो वो टूटने की वजह से उसके अंदर से पोटेशियम निकल गया जिसकी वजह से हाइपरकैलिमिया हो गया, क्या पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोसिस तो नहीं था जिसकी वजह से हाइपरकैलिमिया हो गया क्लॉट बनने की वजह से। तो ये मुझे सबसे पहले रूल आउट करना है। कैसे, ये मैंने बता दिया था, ये पैरानाइज्ड वाइल में सैंपल भेजेंगे प्लस नॉर्मल वाइल में अगर डिफरेंस मोर देन 0.4 मिली इक्विवेलेंट है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज शूडो हाइपरकैलिमिया। तो जब ये रूल आउट हो जाए, तो जब मेरे पास आ जाएगा कि इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू हाइपरकैलिमिया, कि मेरे पास सब मैंने अर्जेंट ट्रीटमेंट कर दिया है, मैंने शूडो हाइपरकैलिमिया रूल आउट कर दिया है, अब मेरे पास है कि पेशेंट को ट्रू हाइपरकैलिमिया है। ऐसे में मैं पेशेंट का सबसे पहले यूरिनरी सोडियम चेक कराऊंगा। यूरिनरी सोडियम मैं क्यों चेक कराऊंगा, हमने जब पोटेशियम मेटाबॉलिज्म देखा था तो हमने देखा था ये मेरे पास अगर पी सेल है, पी सेल पे एल्डोस्टेरोन काम करता है। पी सेल का नॉर्मल काम क्या है, ईनेक के थ्रू ये सोडियम को रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर डालता है और जो पोटेशियम है उसको ब्लड से लेके किडनी से एक्सक्रीट कराता है। अब पोटेशियम एक्सक्रीशन को करवाने के लिए पी सेल को चाहिए एक तो एल्डोस्टेरोन, दूसरा सोडियम डिलीवरी। सोडियम डिलीवरी क्यों चाहिए, यहाँ पे अगर मेरे पास सोडियम आएगा ही नहीं, तो वो सोडियम जब ब्लड के अंदर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव ल्यूमन क्रिएट नहीं होगा, ल्यूमन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी, तो सेल के थ्रू पॉजिटिव आयन आएगा नहीं इस नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर मेरे पास सोडियम ही नहीं आएगा तो मेरे पी सेल्स पोटेशियम को एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सोडियम डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरे पास सोडियम डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज़ मुझे चेक करना है। तो लेट सपोज मेरे पास यूरिनरी सोडियम लेस देन 25 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पास एंड सोडियम डिलीवरी जो ट्यूब्यूल्स है पी सेल के पास हो ही नहीं रही है। तो अगर नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है, कि हो सकता है मेरे किडनी काम ही नहीं कर रही हो, तो AKI या CKD, या हो सकता है किसी पेशेंट में मेरे पास वॉल्यूम डिप्लीशन है, अगर फ्लूइड ही बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर कम है, लेट सपोज डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो किडनी कंजर्व करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे केसेस में भी मेरे पास एंड सोडियम डिलीवरी कम हो जाएगी जिसकी वजह से पोटेशियम बॉडी रिटेन करेगी। तो ऐसे में ट्रीटमेंट फ्लूइड रहता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट तो खैर बाद में देखेंगे। तो ये मेरे पास कॉज आ जाएगा अगर मेरे पास यूरिनरी सोडियम कम है, AKI CKD और वॉल्यूम डिप्लीशन। लेट सपोज मेरे पास यूरिनरी सोडियम मोर देन 25 है, अगर यूरिनरी सोडियम मोर देन 25 है, इसका मतलब जो एंड सोडियम डिलीवरी है वो मेरे पास एडिक्वेट हो रही है। एडिक्वेट हो रही है तो अब मुझे फिर और कुछ देखना है कि और क्या कारण है। तो ऐसे में मैं कराता हूँ TTKG, ट्रांस ट्यूबुलर पोटेशियम ग्रेडियंट। ये हमने पोटेशियम मेटाबॉलिज्म की वीडियो में देखा था TTKG क्या होता है। TTKG हमारा होता है फंक्शनिंग ऑफ पी सेल, पी सेल पे फंक्शनिंग, एल्डोस्टेरोन फंक्शनिंग एट पी सेल। तो अगर मेरे पास एल्डोस्टेरोन पी सेल पे एडिक्वेटली फंक्शन कर रहा है तो TTKG विल बी नॉर्मल। नॉर्मल TTKG कितना होता है मेरा, 6 to 12 होता है, यहाँ पे हम 6 to 8 कंसिडर करेंगे, अभी बताऊंगा क्यों। तो अगर मेरा TTKG नॉर्मल है, नॉर्मल कितना होता है, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं मोर देन 8। अगर मोर देन 8 TTKG है, इसका मतलब एल्डोस्टेरोन एडिक्वेटली काम कर रहा है मेरे पी सेल्स के ऊपर। पी सेल्स पे एल्डोस्टेरोन एडिक्वेटली काम करेगा, तो यानी सोडियम हमने पहले ही देख लिया था कि सोडियम एडिक्वेटली आ रहा है, तो मेरा एल्डोस्टेरोन एडिक्वेटली सोडियम को ब्लड के अंदर पंप कर रहा है, प्लस पोटेशियम मेरा एडिक्वेटली सिक्रीट हो रहा है अगर मेरा TTKG नॉर्मल है। तो अगर TTKG मेरे पास नॉर्मल आता है, यहाँ पे लेट सपोज 8 आया, तो इसका मतलब क्या है, मेरा किडनी के थ्रू सब कुछ ठीक हो रहा है, सोडियम भी एडिक्वेटली आ रहा है, एल्डोस्ट्रॉन भी ठीक से काम कर रहा है, पी सेल भी ठीक से काम कर रहा है। तो जो मेरे पास कॉज है वो कॉज रीनल तो नहीं है, इट इज़ एक्स्ट्रा रीनल कॉज। एक्स्ट्रा रीनल कॉज में क्या हो सकता है, ट्रांससेलुलर शिफ्ट, हमने देखा था क्या क्या कॉजेज होते हैं ट्रांससेलुलर शिफ्ट के, जैसे एसिडोसिस हो गया है ना, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, ये सारे हमने कॉजेज जो पीछे देखे थे। दूसरा हो सकता है टिश्यू ब्रेकडाउन, टिश्यू ब्रेकडाउन कहीं हो रहा हो, या तो हीमोलिसिस हो रहा हो, रेप्डोमायोलिसिस हो रहा हो, कहीं बर्न हो, इंजरी हो, तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकता है, या इंक्रीज इनटेक हो, अगर किसी पेशेंट में पोटेशियम ज़्यादा इनटेक हो रहा है तो दैट विल ऑल्सो कॉज हाइपरकैलेमिया।
तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन लेट सपोज मेरे पास TTKG अगर कम है यानी लेस देन 6 को हम मानेंगे कि यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन या तो है ही नहीं, एल्डोस्टेरॉन ही नहीं है, या एल्डोस्टेरॉन जिस रिसेप्टर पे काम करता है वो रिसेप्टर सेचुरेटेड है या रेजिस्टेंट है एल्डोस्टेरॉन के लिए। तो या तो एल्डोस्टेरॉन ही नहीं है या एल्डोस्टेरॉन जिस रिसेप्टर पे काम करता है वो रिसेप्टर नहीं है ना। इसका मतलब ये होता है, यानी अगर मेरे पास TTKG लेस देन 6 है तो इसका मतलब रीनल कॉज है ना, कि रीनल की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है। तो अब मैं ऐसे में पेशेंट को स्टेरॉइड दूंगा, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दूंगा 0.1 mg पर ओरल। तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन में मेरे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन लाइक एक्टिविटी होती है। तो जब मैं 0.1 mg फ्लूड्रोकॉर्टिसोन या फिर एल्डोस्टेरॉन पेशेंट को दूंगा, फिर उसके 4 से 6 घंटे बाद मैं TTKG रिपीट करूंगा। अब TTKG लेट सपोज मेरे पास आ गया TTKG मोर देन 8, यानी TTKG अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक्चुअल में एल्डोस्टेरॉन ही कम था। जब एल्डोस्टेरॉन मैंने ऊपर से पेशेंट को दिया तो पी सेल्स नॉर्मली काम करने लग गए, पोटेशियम को एक्सक्रीट करने लग गए, तो TTKG वैल्यूज नॉर्मल आ गई। तो अब मेरे पास जो एल्डोस्टेरॉन कम था उसका कारण क्या हो सकता है? एल्डोस्टेरॉन को कौन सिक्रीट करवाता है? एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट कराता है रेनिन। रेनिन किडनी से सिक्रीट होता है, वो एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट कराता है, वो फिर मेरे पास पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, पोटेशियम को सिक्रीट कराता है, सॉरी। तो मैं रेनिन लेवल चेक करूंगा। अब रेनिन लेवल दो हो सकते हैं, या तो हाई या लो। अगर मेरे पास रेनिन लेवल हाई आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपर रेनिनेमिक हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, कि रेनिन लेवल हाई है लेकिन फिर भी एल्डोस्टेरॉन कम है। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि किडनी तो एडिक्वेटली रेनिन बना रही है लेकिन एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से बनता है? एल्डोस्टेरॉन बनता है हमारा एड्रिनल से। तो हो सकता है कि मेरा एड्रिनल ग्लैंड फेल कर गया हो। तो एड्रिनल फेलियर, प्राइमरी एड्रिनल फेलियर इसका क्या नाम होता है? दूसरा एडिसन्स डिजीज। दूसरा एल्डोस्टेरॉन बनता कैसे है? एंजियोटेंसिन से। तो एंजियोटेंसिन को ही अगर मैं इनहिबिट कर दूं तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। तो अगर कोई पेशेंट ARBs है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर्स ले रहा हो, जो हम ड्रग्स देते हैं, तो वो भी मेरा एल्डोस्टेरॉन को काम नहीं बनने देगा, जिसकी वजह से वो काम नहीं करेगा, तो मेरे पास पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा। तीसरा क्या होता है? कीटोकोनाजोल और लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन या हिपैरिन। तो ये मेरे पास इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरॉन सिंथेज को। जब एल्डोस्टेरॉन सिंथेज मेरा इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से मेरा एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस नहीं होगा। जब एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस नहीं होगा तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन बनेगा नहीं। तो रेनिन तो मेरे पास एडिक्वेट है लेकिन एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा। तो ऐसे में ये क्या करेगा? हाइपर रेनिनेमिक हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। रेनिन बढ़ा हुआ है लेकिन एल्डोस्टेरॉन कम है। अब दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है यहाँ पे मेरे पास TTKG मेरे पास नॉर्मल आ गया है ना, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन के बाद TTKG नॉर्मल आ गया। इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन कम है ना, एल्डोस्टेरॉन कम था, मैंने एल्डोस्टेरॉन ऊपर से दिया तो TTKG नॉर्मल हो गया। फिर मैंने रेनिन लेवल चेक करा, रेनिन लेवल भी लो थे। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोरेनिनेमिक हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी रेनिन भी कम है, एल्डोस्टेरॉन भी कम है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण में पहला आएगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्यों? डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर मेरे पास प्रो रेनिन से रेनिन बनता है, प्रो रेनिन से रेनिन बनता है, तो ये पार्ट इनहिबिट हो जाता है मेरा डायबिटीज़ की वजह से। तो प्रो रेनिन रेनिन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा और रेनिन जो मेरा एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट कराता था वो भी नहीं हो पाएगा। तो प्रो रेनिन रेनिन में नहीं कन्वर्ट हुआ, जब रेनिन नहीं है तो एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन पा रहा। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दूसरा क्या होता है? ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि अब रेनिन बनता कहाँ से? मेरे पास किडनी से। अगर मेरी पूरी किडनी के अंदर फाइब्रोसिस हो जाए, ये ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ हो जाए, तो ऐसे में मेरी किडनी रेनिन बना ही नहीं पाएगी। जब किडनी रेनिन नहीं बना पाएगी तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन पाएगा। दूसरा क्या कॉज आता है हमारे पास? एनसिड्स। अब एनसिड्स क्यों? एनसिड्स मेरा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट कराता है प्रो रेनिन प्रोडक्शन को, ये मेरा प्रोड्यूस कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब एनसिड्स मेरा प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देगा। अब एनसिड्स अगर मेरा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो वो रेनिन को स्टिमुलेस नहीं करेगा, रेनिन बनने को स्टिमुलस नहीं करेगा, तो रेनिन नहीं बनेगा, रेनिन नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। सेम है मेरे पास बीटा ब्लॉकर्स को, बीटा ब्लॉकर भी मेरा रेनिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं, ये बीटा रिसेप्टर्स। अगर बीटा ब्लॉकर मेरा बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो जो मेरा रेनिन बनना था वो नहीं बनेगा, जब रेनिन नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, तो हाइपोरेनिनेमिक हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, अब हमने ये वाला इधर का कॉज देख लिया सारा। अब हम दूसरी तरफ वाला देखते हैं।
तो इसके अंदर सबसे पहले TTKG मैंने करा के यहाँ लेस देन 6 आया था। इसका मतलब मैंने देख लिया था कि कुछ ना कुछ रीनल कॉज है जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है। तो मुझे देखना था क्या मेरा एल्डोस्टेरोन कम है, तो मैंने एल्डोस्टेरोन ऊपर से सप्लीमेंट किया। उसके 4 से 5 घंटे बाद मैंने दोबारा से TTKG कराया, तो अब भी TTKG मेरा कम है। अगर TTKG अब भी कम है इसका मतलब स्टेरॉइड की कमी नहीं है ना, एल्डोस्टेरोन की कमी नहीं है। एल्डोस्टेरोन जहाँ काम करता है रिसेप्टर पे, वो रिसेप्टर की कमी है। रिसेप्टर पे मेरे पास एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म क्या है? इसका मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है कि एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, लेकिन सूडो है। सूडो यानी नकली, एक्चुअल में हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है नहीं, लेकिन एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी क्यों लग रही है? क्योंकि पी सेल्स पे जो मेरे रिसेप्टर हैं एल्डोस्टेरोन के, वो ही काम नहीं कर रहे, वो रेजिस्टेंट हैं। तो एल्डोस्टेरोन भले ही मेरे पास बढ़ा हो ब्लड के अंदर, लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो सिम्टम्स मेरे हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म जैसे आ रहे हैं। अब सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म के कॉजेज क्या होते हैं? एक कॉज होता है मेरे पास एक्वायर्ड कॉज, एक है इनहेरिटेड कॉज। एक्वायर्ड कॉज के अंदर मेरे पास आता है ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज। अगर लेट सपोज ये जो मेरा पी सेल है वो ही अंडर फाइब्रोसिस हो गया, फाइब्रोसिस के अंदर चला गया, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज में हो गया, तो ऐसे में क्या होगा? मेरे पी सेल्स काम ही नहीं करेंगे। पी सेल्स जब काम ही नहीं करेंगे तो भले ही कितना एल्डोस्टेरोन बढ़ा रहे, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा एल्डोस्टेरोन, तो ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज। दूसरा है ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मेरा यहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट में लेट सपोज मेरे पास स्टोन है, ब्लॉक हो गया है, तो उसकी वजह से बैक प्रेशर चेंजेस आएंगे। बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से क्या होगा? मेरे पास यहाँ पे हो सकता है मेरे पास डैमेज हो ट्यूब्यूल्स का, हो सकता है मेरे पास हो जाए पाइलोनेफ्राइटिस। जैसे ही सेम, एक तो हो गया मेरे पास ब्लॉकेज, दूसरा हो सकता है वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स, हो सकता है मेरा यूरिन बैक प्रेशर हो रहा हो। जब पीछे यूरिन आएगा तो उसकी वजह से चांसेस हैं पाइलोनेफ्राइटिस के, और पाइलोनेफ्राइटिस अगेन ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज करेगा, नेफ्राइटिस कराएगा, तो उसकी वजह से पी सेल की फंक्शनिंग कम हो जाएगी। पी सेल काम नहीं करेगा तो कितना ही एल्डोस्टेरोन बढ़ता रहे, पी सेल ही काम नहीं कर रहा तो रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, तो सेम सिम्टम्स आएंगे। दूसरा कॉज हो सकता है मेरे पास SLE। SLE भी मेरे पास नेफ्राइटिस कराएगा, तो सेम वो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज विच विल कॉज डैमेज टू पी सेल, विच विल कॉज रेजिस्टेंस टू एल्डोस्टेरोन, विच विल कॉज सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। अब मेरे पास एक्वायर्ड कॉजेज में दूसरा मेरे पास आता है सर्टेन ड्रग्स। ड्रग्स क्या करेंगे? जैसे यहाँ मेरे पास पी सेल्स हैं, पी सेल्स के अंदर यहाँ मेरा होता है इनेक चैनल और इधर होता है मेरा ब्लड। इनेक चैनल से नॉर्मली क्या होता है? मेरा सोडियम जो है रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर जाता है। अब अगर इन दोनों में, और यहाँ पे मेरे पास होता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, अब या तो मेरा इनेक चैनल किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या मेरा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे में मेरे पास सेम सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म वाले फीचर्स आएंगे। तो इसमें फर्स्ट ड्रग आती है मेरे पास लिथियम। तो लिथियम क्या करता है? लिथियम भी सेम इनेक चैनल से जाएगा। अब जब मेरा यहाँ से सोडियम गया तो सोडियम फ्रीली इनेक चैनल से अंदर गया, फिर वहीं मेरा बेजोलेटरल मेम्ब्रेन से सोडियम फ्रीली ट्रांसफर हो गया ब्लड वेसल के अंदर। सेम इसी रिसेप्टर से मेरे पास निकलता है लिथियम। लिथियम भी सेम रिसेप्टर से जाएगा इनेक चैनल से अंदर, लेकिन लिथियम क्या है? वो फ्रीली परमिएबल नहीं है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन से ब्लड वेसल की तरफ। तो यहाँ मेरा लिथियम अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, फिर इट विल बिकम नेफ्रोटॉक्सिक, वो पी सेल को डैमेज कर देगा। जब पी सेल डैमेज हो जाएंगे तो उसकी वजह से मेरे पास नंबर ऑफ पी सेल्स कम होंगे, एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा, तो इट विल प्रेजेंट एज सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। दूसरा मेरे पास आते हैं कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स भी सेम उसी तरह काम करते हैं, वो मेरे जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है उसको डैमेज करेंगे। फिर इसके बाद मेरे पास आता है एमिलोराइड और ट्राइमटेरिन। एमिलोराइड और ट्राइमटेरिन ये मेरे पास क्या काम करते हैं? ये मेरा इनेक चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। इनेक चैनल ब्लॉक होंगे तो वो सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म वाले फीचर आएंगे, क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आएगा तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो मेरा पोटेशियम एक्सक्रीट होना था वो नहीं होगा। जब पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा तो ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। फिर दूसरे मेरे पास आते हैं स्पाइरोलेक्टोन और एप्लीरिनोन। ये मेरा जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है इसको इनहिबिट करते हैं। जब एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ही इनहिबिट हो गया तो सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। फिर मेरे पास ट्राइमिथोप्रिम है। ट्राइमिथोप्रिम जो मेरे पास उस ड्रग में होता है ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल के अंदर, तो वो भी मेरे पास सेम इसी की तरह काम करता है और इनेक चैनल को ब्लॉक करेगा, तो जिसकी वजह से सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म के फीचर आएंगे। तो ये तो हो गए मेरे पास कॉजेज ऑफ सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। अब दूसरा मैं देखता हूँ ये इनहेरिटेड कॉजेज। इनहेरिटेड कॉजेज ऑफ सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या आएंगे? इसमें दो कॉजेज आते हैं, एक तो सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 1 और एक सूडो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 2, जिसका दूसरा नाम है गॉर्डन सिंड्रोम। तो जो टाइप 1 है, जैसे हमने पढ़ा था लिडल सिंड्रोम पिछले हाइपोकैलेमिया के अंदर, तो उसका जस्ट अपोजिट है।
तो अपोजिट में क्या था, वहाँ हाइपोकैलेमिया था, हाइपरकैलेमिया है। यहाँ पे एसिडोसिस होगा प्लस साथ में नॉर्मल टू लो बीपी होगा पेशेंट का। जब और दूसरा PHA टाइप 2 या गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है, अपोजिट ऑफ जिटलमैन सिंड्रोम, जो NaCl चैनल ब्लॉकर थे। तो वहाँ पे हाइपोकैलेमिया था, यहाँ हाइपरकैलेमिया है, एसिडोसिस है प्लस पेशेंट का बीपी हाई है ना। तो ये हमारे पास इनहेरिटेड कॉज हो गए। अब देखो इसके अंदर ना, जैसे हमने पढ़ा था कि हम टाइप 4 RTA हाइपरकैलेमिया में पढ़ेंगे। जैसे जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है वो 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 4। तो ये दोनों तो हमने हाइपोकैलेमिया के अंदर देख लिए। अब टाइप 4 क्या होता है, अगर किसी भी वजह से मेरे पास या तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाए या सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 4। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं टाइप 4 RTA के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप 4 RTA। टाइप 4 RTA में हमने देख लिया रिड्यूस एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन या एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास बेसिक अप्रोच रहेगी हाइपरकैलेमिया की। तो ये सिंपल अप्रोच है, एक बार दोबारा से देखना है ना। हाइपरकैलेमिया की अप्रोच ईजी है, अच्छा है। तो कोई भी पेशेंट अगर हाइपरकैलेमिया का आएगा तो ये चीज़ हमें बिल्कुल कंसिडर करनी है ना। किस तरह से पेशेंट को अप्रोच करेंगे, किस तरह से पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कॉज क्या है, और अकॉर्डिंगली पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया में हमने देख लिया। कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया में क्या है, सबसे पहले सूडो हाइपरकैलेमिया। इसमें हमने देख लिया हिमोलिसिस होगा तो हाइपरकैलेमिया, प्लेटलेट बढ़ जाएंगी तो हाइपरकैलेमिया, अगर ल्यूकेमिया होगा तो फ्रेजाइल सेल्स की वजह से हाइपरकैलेमिया, और फिस्ट क्लिंचिंग, रिपीटेड फिस्ट क्लिंचिंग या टॉर्निकेट यूज़ की वजह से भी सूडो हाइपरकैलेमिया होगा। फिर हमने देख लिया कि ट्रांससेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम क्या क्या कराता है, जिसकी वजह से पोटेशियम ब्लड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो, बीटा ब्लॉकर्स, नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोप्रानोलॉल अगर हम यूज़ करें, अगर किसी भी पेशेंट में एसिडोसिस हो, कुड बी मेटाबॉलिक कुड बी रेस्पिरेटरी, तो वो ट्रांससेलुलर शिफ्ट कराएगा। ठीक है, तो अब लास्ट हमारे पास आता है फेमिलियल हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। जैसे हमने हाइपोकैलेमिया में देखा था, वहाँ हमने देखा था फेमिलियल हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, जहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल में डिफेक्ट था। यहाँ हमारे पास होता है सोडियम चैनल में डिफेक्ट। सोडियम चैनल में डिफेक्ट मतलब जैसे मेरे पास ब्लड है और ये लेट सपोज मेरे पास कोई मसल टिश्यू है, तो मेरे पास यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स हैं वो परसिस्टेंटली ओपन है। जब सोडियम चैनल परसिस्टेंटली ओपन होंगे तो यहाँ मेरे पास सोडियम अंदर आता रहेगा। तो यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 की होनी चाहिए थी, वो -90 की ना रह के -75 की हो जाएगी लेट सपोज। और हमने पीछे देखा था थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है मेरा, -70 का। तो मेरे पास सिर्फ 5 का डिफरेंस रह जाएगा। अगर स्लाइड स्टिमुलस भी आएगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव कर जाएगा, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे ही अचीव होगी मेरे सेल फायर हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो अगर किसी पेशेंट में किसी भी वजह से हाइपरकैलेमिया होता है, लेट सपोज कि ओवर ईटिंग की खाना खाने के बाद, या स्ट्रेनस एक्सरसाइज के बाद, या रेस्ट के टाइम पे, ये अगर मेरे पास हाइपरकैलेमिया हुआ, तो स्लाइट हाइपरकैलेमिया की वजह से, जैसे मैंने देखा था हाइपरकैलेमिया की वजह से क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और कम हो जाएगा, वो स्टिमुलस की तरह काम करेगा, और स्टिमुलस की वजह से मेरे पास सेल फायर हो जाएंगे और तुरंत रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरे पास पैरालिसिस हो जाएगा। तो इट इज़ फेमिलियल हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेज एबनॉर्मल पोटेशियम रिलीज फ्रॉम द सेल। किसी भी वजह से, जैसे हमने देखा था पोटेशियम इज मेजरली इंट्रासेलुलर आयन, तो अगर किसी भी वजह से सेल डैमेज हो तो इट विल कॉज द शिफ्ट ऑफ द पोटेशियम ड्यू टू डैमेज टू द सेल। तो इसके अंदर रेब्डोमाइलिसिस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, अगर जो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है वो लाइज करेंगे तो उसका पोटेशियम बाहर आएगा, हीमोलिसिस या बर्न या कोई भी सेलुलर इंजरी, या डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, अगर किसी भी वजह से किडनी के थ्रू यूरिन में पोटेशियम एक्सक्रीट ना हो पाए, तो इट कुड बी एक्यूट किडनी इंजरी, कुड बी क्रॉनिक किडनी इंजरी CKD, or any disease which is affecting the interstitium of the kidney like the SLE, which is causing tubular interstitial damage, which is hampering in the renal excretion of the potassium. The next is aldosterone deficiency। जैसे हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन कैसे करेगा, कॉज करेगा, तो एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी। देन एड्रिनल इनसफिशिएंसी वाया एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, वो हाइपरकैलेमिया कराएगा। देन नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर वी आर यूजिंग ACE इनहिबिटर्स, ARBs, बीटा ब्लॉकर्स, तो दोज विल कॉज हाइपरकैलेमिया। एंड द लास्ट वन इज ड्रग्स विच इनहिबिट पोटेशियम एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसमें ड्रग्स विच आर नॉन टू कॉज हाइपरकैलेमिया। तो सबसे पहले ड्रग्स विच कॉजेज ट्रांससेलुलर शिफ्ट, यानी जो भी ड्रग्स हमारा सेल के थ्रू ब्लड के अंदर जो भी पोटेशियम एक्सक्रीट कराएंगी, तो दीज विल कॉज हाइपरकैलेमिया बाय ट्रांससेलुलर शिफ्ट। इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसके अंदर प्रोप्रानोलॉल,
via beta 2 antagonism it will cause transcellular shift and in turn causes hyperkalemia. नेक्स्ट है डिजॉक्सिन. फिर उसके बाद मैनिटॉल जैसे हमने हाइपोकेलीमिया जो मेटाबॉलिज्म सीरीज़ थी, पोटेशियम मेटाबॉलिज्म सीरीज़, इसमें देखा था अगर कोई भी हाइपर ऑस्मोलर कंडीशंस रहेंगी, हाइपर ऑस्मोलर लाइक मैनिटॉल, ग्लिसरॉल और हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसके अंदर क्या करेगा, वो वाटर को बाहर ड्रैग करेगा. जब वाटर को सेल से ड्रैग करेगा तो यहाँ क्या होगा, रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम. तो रिलेटिव कंसनट्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहने के लिए जो सेल है वो पोटेशियम को भी बाहर ब्लड के अंदर एक्सक्रीट कराएगा जिससे इलेक्ट्रो न्यूट्रल रह पाए. तो ऐसे में जो हाइपर ऑस्मोलर जो कंडीशंस हैं लाइक ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स या हाइपरग्लाइसीमिया, दोज विल कॉज हाइपरकैलेमिया. तो ये सारे हमारे पास कॉजेज रहे जो हमारे पास वाया ट्रांससेलुलर शिफ्ट हमारे पास हाइपरकैलेमिया कराएंगे. तो नेक्स्ट आर द ड्रग्स विच अफेक्ट द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस. ऐसी ड्रग जो एल्डोस्टेरोन को बनने ही नहीं दे रही. तो बनने ही नहीं दे रही में क्या होगा, या तो एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर दे, एंजियोटेंसिन को ब्लॉक कर दे, या किसी भी वजह से रेनिन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दे. तो वो सारी ड्रग्स एल्डोस्टेरोन को नहीं बनने देंगी. तो इसके अंदर फर्स्ट इज एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. और ये क्या कराएंगी हमारे पास, ये मेरे को इनहिबिट कराएंगी एंजियोटेंसिन को. देन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर लाइक एलिकेनरिन. देन नेक्स्ट इज एनसेड्स या कॉक्स इनहिबिटर्स, ये हमारा इनहिबिट कराएंगी रेनिन को. एंड अनदर इज कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स. तो ये सारे हमारे पास एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कम कराएंगे जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होगा. देन नेक्स्ट क्लास इज द ड्रग्स विच कॉजेज रेजिस्टेंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन. जो एल्डोस्टेरोन को, जहाँ एल्डोस्टेरोन मेरा पी सेल्स पे जाके काम करना था, वो एल्डोस्टेरोन को वहाँ जाके काम नहीं करेंगे. क्यों, या तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगी इस चैनल को, या इस चैनल को ब्लॉक कर देंगी. तो ऐसे में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हो गए, या पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक जैसे कौन सी थी अभी हमने पीछे पढ़ा था, स्पाइरोनोलेक्टोन, या फिर ट्राइमिथोप्रिम पेंटामिडीन, ये सारे इसके अंदर ड्रग्स आएंगी. ड्रग्स जिसके साथ पोटेशियम अटैच रहता है इसके अंदर पेनिसिलिन जी, या कोई भी हम स्टोर्ड ब्लड प्रोडक्ट. स्टोर्ड ब्लड प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे हमारे पास पैक्ड आरबीसीज हैं किसी बैग के अंदर, पैक्ड आरबीसीज विद टाइम कुछ ना कुछ आरबीसीज ब्रेक डाउन होंगे. तो जैसे आरबीसी ब्रेक डाउन होंगे वो हाइपरकैलेमिया कराएंगे. और ये मैं पीआरबीसी अगर किसी पेशेंट को चढ़ाऊंगा तो ये जो फ्री पोटेशियम है ये भी ब्लड के अंदर जाएगा. जब फ्री पोटेशियम ब्लड के अंदर जाएगा तो इट विल कॉज हाइपरकैलेमिया. तो ये हमारे पास कॉजेज थे. तो ये हमारी जनरल अप्रोच थी, ये हमारा जनरल कॉजेज थे हाइपरकैलेमिया के. नाउ विल सी कि अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो उसको ट्रीट कैसे करना है. तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, ट्रीटमेंट ऑफ पोटेशियम. तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज अवॉइड पोटेशियम. कोई भी ऐसे फूड कंटेनिंग एजेंट्स जो पोटेशियम जिसमें ज़्यादा हो, जैसे बनाना हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, या फ्रूट जूसेस हो गए, दोज वी नीड टू अवॉइड इन अ पेशेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया बिकॉज ऑफ फर्दर हाइपरकैलेमिया कराएंगे. तो इसके अंदर हमारे पास स्टेप वाइज अप्रोच रहती है हाइपरकैलेमिया में, किस तरह से हम अप्रोच करेंगे. फर्स्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट द हार्ट. वी नीड टू प्रोटेक्ट द हार्ट का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कैल्शियम कंटेनिंग एजेंट्स देंगे. कैल्शियम हमारे पास क्या कराएगा, जैसे हमने देखा था कोई भी लेट सपोज ये हार्ट की मसल है ना, मायोसाइट है. तो इसमें ये क्या करेगा, हमारे पास क्या हो रहा था, जहाँ हमारे पास नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट थी, वो अब लेट सपोज -75 मिलीवोल्ट हो गई है. और हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है, हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट. तो मेरे पास अगर स्लाइड स्टिमुलस भी आया तो स्लाइड स्टिमुलस -75 से -70 तक ले जाना बहुत ज़्यादा आसान है. तो स्लाइड स्टिमुलस से भी मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. तो मुझे इस चीज़ को बचाना है. तो मेरे में ऐसे कैल्शियम क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हाइपरकैलेमिया की वजह से मेरा -90 से -75 पे चला गया, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अब मैं क्या करूँगा, मैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को कैल्शियम की वजह से कम करवाऊँगा. तो लेट सपोज मेरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कैल्शियम देने के बाद -70 से -55 तक आ गया. जब -70 से -55 तक आ गया तो अगेन मेरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, 75 से 55, अराउंड 20 का डिफरेंस क्रिएट हो गया. तो अगेन स्लाइड स्टिमुलस से मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनिशिएट नहीं होगा. अगेन मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, बड़ा स्टिमुलस चाहिए जो मेरा नॉर्मल हार्ट पे काम करे. तो इस वजह से चांसेस ऑफ एरिथमिया कम हो जाएंगे अगर मैं कैल्शियम सप्लीमेंट पेशेंट को दूंगा. तो पहला स्टेप क्या रहेगा, मेरे को हार्ट को प्रोटेक्ट करना है जिससे मैं टाइम बोरो कर सकूं, मुझे टाइम मिल जाए कि इन द मीन टाइम मैं ब्लड के अंदर पोटेशियम को कम कर सकूं. जब तक इस टाइम में मेरे पास मुझे ये सुनिश्चित हो जाए कि मेरे हार्ट में तो दिक्कत नहीं आ रही. तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोटेक्ट द हार्ट जिससे हमें टाइम मिले, और उस टाइम के अंदर मैं पोटेशियम को कम करने की कोशिश करूँगा बॉडी से. कम कैसे करूँगा,
या तो मैं पोटेशियम को शिफ्ट कराऊंगा, जैसे मेरे पास ब्लड है, ये मेरे पास सेल है, तो मैं पोटेशियम को ब्लड से इंट्रासेलुलरली शिफ्ट कराऊंगा किसी ड्रग्स की वजह से, या पोटेशियम को बॉडी से निकालने की कोशिश करूंगा। बॉडी से तो कैसे निकलेगा पोटेशियम, या तो यूरिन के थ्रू या फिर जीआईटी के थ्रू, तो वो चीज़ अभी देखेंगे। फिर हम टाइम टू टाइम पोटेशियम और ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेशियम को कम करने के लिए मैं जो सब्सटेंस यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा इंसुलिन। इंसुलिन हमने पढ़ा था कैसे हाइपोकैलेमिया कराता है, वाया स्टिमुलेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल। तो मेरे पास जब मैं इंसुलिन दूंगा तो चांसेस कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो मैं पोटेशियम की मॉनिटरिंग करूंगा, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करूंगा, और फिर मैं कॉज को आइडेंटिफाई करूंगा। हम अप्रोच जो हमने देखा था पीछे, वो मैं अप्रोच उस पेशेंट के अंदर लगाऊंगा जिससे मेरे पास कॉज आइडेंटिफाई हो, जिसकी वजह से मैं अकॉर्डिंग टू द कॉज पेशेंट का ट्रीट करूंगा और जिससे चांसेस ऑफ रिकरेंस कम हो। तो ये मेरे पास बेसिक स्टेप्स रहेंगे टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैं पेशेंट को दूंगा कैल्शियम। अब कैल्शियम हमारे पास दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक होता है कैल्शियम क्लोराइड और एक होता है हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट। मोस्टली आपने अपने आईपीडी ओपीडी आईसीयू के अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट ही यूज़ होते हुए देखा होगा। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के अंदर कितना होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट के अंदर हमारे पास 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट के अंदर 90 मिली इक्विवेलेंट एलिमेंटल कैल्शियम होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 90 मिलीकुलेंट एलिमेंटल कैल्शियम होता है। इसको देते कैसे हैं? इसको देते हैं 10 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि 10% कंसनट्रेशन का होता है। 10 ml 10% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट ओवर 5 to 10 मिनट्स। इसको रैपिड पुश नहीं करेंगे, इसको हम ओवर 5 to 10 मिनट्स देंगे पेशेंट को। तो इसको हम रिपीट कितने में कर सकते हैं? अगर हमारे पास ईसीजी चेंजेस विद इन 3 to 5 मिनट्स पेशेंट में आने लगते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में विद इन 3 to 5 मिनट्स रिस्पॉन्ड नहीं आता है, ईसीजी के अंदर चेंजेस करेक्ट नहीं होते हैं, तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हम इसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से कैल्शियम ग्लूकोनेट को एक और दे सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया हमारे पास दो फॉर्मुलेशंस है, एक है कैल्शियम क्लोराइड, एक है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ज़्यादा अच्छा इनमें से कौन सा है? ज़्यादा अच्छा अगर ईसीजी चेंजेस हैं तो मेरे को चाहिए कि तुरंत कैल्शियम मेरे पास ब्लड के अंदर जाए, तुरंत वो कैल्शियम मेरे हार्ट पे इफेक्ट करे, तुरंत मेरे पास मायोकार्डियम स्टेबलाइज हो। तो ऐसे में बेस्ट रहता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? जब कैल्शियम क्लोराइड में आईवी दूंगा तो मेरे पास ब्लड के अंदर ही कैल्शियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। वहीं मेरे पास अगर मैं किसी पेशेंट में कैल्शियम ग्लूकोनेट दूंगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट पहले लीवर में जाएगा, वहाँ लीवर पे कैल्शियम सेपरेट होगा, प्लस साथ में ग्लूकोनेट आयन अलग होगा। तो ये जो कैल्शियम आयन है फिर ये जाके मेरे हार्ट को स्टेबलाइज करेगा, मायोकार्डियम को स्टेबलाइज करेगा। तो इसके अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट में मेरे पास टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर किसी पेशेंट में ईसीजी चेंजेस हैं या किसी को एरिथमिया हो रहा है, तुरंत मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए, तो ऐसे में आई विल प्रीफर कैल्शियम क्लोराइड इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इमीडिएट अगर कोई भी कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, ईसीजी चेंजेस है, एरिथमिया है, तो उसमें आई विल प्रीफर कैल्शियम क्लोराइड इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये चीज़ हमने देख लिया कैल्शियम किस तरह से काम करता है, वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को कम करेगा। फिर ये भी हमने देख लिया है कि इट स्टार्ट एक्टिंग विद इन 3 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स में उसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ईसीजी के अंदर चेंजेस हमें 3 to 5 मिनट्स में दिखने लगेंगे, और अगर ईसीजी में चेंजेस नहीं मिलते हैं तो सेकेंड डोज हम विद इन 5 to 10 मिनट्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ईसीजी है जो मैं ये है बिफोर गिविंग कैल्शियम, ये है आफ्टर गिविंग कैल्शियम। तो जैसे कैल्शियम देने से पहले हमारे ईसीजी के अंदर जैसे हमने पढ़ा था ईसीजी चेंजेस में, यहाँ पे मेरे पास पी वेव नहीं है, मेरे पास ये क्यू आर एस वाइडेंड है, प्लस क्यू आर एस कहाँ टी वेव पे मर्ज हो गया वो मुझे डिफरेंस पता नहीं लग पा रहा है। तो ये साइन वेव पैटर्न है, इट इज सजेस्टिव ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया। सीवियर हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम मोर देन 8 मिलीकुलेंट। तो ये जैसे ही मैंने इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के बाद इसकी ईसीजी चेंजेस देखो। ईसीजी में जो क्यूआरएस मेरा वाइडेंट था वो नॉर्मल हो गया है ना, मेरे पास टी वेव और साथ में क्यूआरएस के बीच में डिफ्रेंशिएशन होने लगा है, मेरे पास साइन वेव पैटर्न नहीं है, मेरे पास स्लाइट पी वेव भी आने लगी है ना। तो ये मेरे पास डिफरेंस आने लगा है, मेरे पास साइनस रिदम अचीव हो गई है आफ्टर गिविंग कैल्शियम ग्लूकोनेट इन अ पेशेंट ऑफ ईसीजी चेंज ऑफ हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर दिया वाया गिविंग कैल्शियम। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है? अब मेरे पास टाइम मिल गया मुझे, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम है वो मोस्टली काम करता है फॉर अराउंड 60 मिनट, सिर्फ 1 घंटे तक ही वो काम करेगा। तो मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, इसके अंदर मुझे ब्लड के अंदर से जो पोटेशियम है उसको कम करना है। तो शिफ्ट मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं दूंगा ग्लूकोज या इंसुलिन ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन, या मैं दूंगा बीटा 2 एगोनिस्ट, या मैं सोडा बाइकार्ब दूंगा। अब इंसुलिन कैसे काम करता है? इंसुलिन जैसे हमने बात किया था, ये ब्लड है,
ये सेल है, यहाँ सेल के ऊपर मेरा सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल है। ये नॉर्मली क्या करता है, ब्लड के अंदर 3 सोडियम पंप करता है, प्लस सेल के अंदर 2 पोटेशियम पंप करता है, 1 ATP कंज्यूम करता है। तो अगर मेरा इंसुलिन जाएगा तो इंसुलिन इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम बाहर आए, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अंदर जाए। जब पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या है, जो हाइपरकैलेमिया है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। सेम बीटा-2 एगोनिस्ट है, बीटा-2 एगोनिस्ट भी सेम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और पोटेशियम को ब्लड के अंदर से कम करेगा। अब वहीं सोडियम बाइकार्ब क्या काम करता है, सोडा बाइकार्ब कब काम करेगा, जब भी मेरे पास एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस में हमने पढ़ा था एसिडोसिस विल कॉज हाइपरकैलेमिया। एसिडोसिस कैसे करता है हाइपरकैलेमिया, ये हमारे पास सेल है, ये ब्लड है, एसिडोसिस में H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो ज़्यादा H+ हमारे सेल के अंदर जाएगा, फिर ज़्यादा H+ जब अंदर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। इस पॉजिटिविटी को कंपनसेट करने के लिए सेल जो है एक्सेसिव पोटेशियम को बाहर भेजेगा, जिसकी वजह से ब्लड में हाइपरकैलेमिया हो गया इन केस ऑफ एसिडोसिस। तो एक तो इस एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करेगा बाइकार्ब। जब एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करेगा तो ये सारा पोटेशियम का बाहर आना रुक जाएगा। जब पोटेशियम का बाहर आना रुक जाएगा तो मेरा हाइपरकैलेमिया एक तरह से बढ़ने से, एग्रीवेट होने से कम हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा ये, दूसरा सोडियम बाइकार्ब के अंदर मेरे पास सोडियम है, तो ये जो सोडियम है ये सारा जाएगा मेरे किडनी के अंदर, किडनी के ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा। तो जब यहाँ पे मेरे पी सेल्स के पास सोडियम आएगा तो वो एंड सोडियम डिलीवरी बढ़ा देगा। जब सोडियम ज़्यादा मेरे ट्यूब्यूल्स में आएगा तो ईनेक चैनल के थ्रू ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा और वो वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मेरे पास ल्यूमन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी। जब ज़्यादा ल्यूमन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी तो उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी को कुछ ना कुछ ल्यूमन के अंदर पॉजिटिव आयन भेजना पड़ेगा। तो जब बॉडी में पॉजिटिव आयन भेजना पड़ेगा तो वो कौन सा भेजेगा, वो भेजेगा यहाँ से पोटेशियम अंडर एल्डोस्टेरोन इफेक्ट। तो जब पोटेशियम, जितना ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा उतना ज़्यादा पोटेशियम बाहर आएगा और ये सारा पोटेशियम यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं पोटेशियम को कम कर सकता हूँ बॉडी से। एक तो इंसुलिन ग्लूकोज इन्फ्यूजन, दूसरा बीटा-2 एगोनिज्म और तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं किसमें क्या देना है। सबसे पहले इंसुलिन ग्लूकोज देंगे। तो इंसुलिन मुझे देना है 10 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन, है ना। ये मैं 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन की दूंगा, ये मैं ग्लूकोज के साथ दूंगा। ग्लूकोज के साथ क्यों दिया, नहीं तो सिर्फ इंसुलिन अगर मैं दूंगा तो वो हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा। तो इसमें 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दूंगा, यानी D25, है ना, D25 डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन के अंदर इसे 10 मिनट्स रेगुलर इंसुलिन को डाल के पेशेंट को दूंगा। दूसरा मैं नेबुलाइजेशन करवाऊंगा साल्ब्यूटामॉल का। साल्ब्यूटामॉल का नेबुलाइजेशन मुझे कराना है 10 to 20 mg। ये चीज़ ध्यान रखना, 10 to 20 mg, भी बताएंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये चीज़ टिपिकली हमें अलोन कोई सी भी चीज़, दोनों में से मोस्टली जो इफेक्टिव है वो है ये इंसुलिन। बीटा-2 एगोनिस्ट जो है साल्ब्यूटामॉल, ये भी इफेक्टिव है, लेकिन इसका इफेक्ट एज कम्पेयर टू इंसुलिन बहुत कम है। तो इसलिए जो हमारे पास ये साल्ब्यूटामॉल थेरेपी है, बीटा-2 एगोनिज्म है, ये सिर्फ अलोन यूज़ नहीं करना है, अलोन यूज़ नहीं करेंगे, इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है ना, विद इंसुलिन। अब दूसरा क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ब्यूटामॉल अगर दोनों का हम यूज़ करते हैं तो इट कैन डिक्रीज द पोटेशियम आफ्टर 60 मिनट्स बाई 1.2 मिली इक्विवेलेंट। तो अगर जैसे किसी पेशेंट का 6.2 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम था, तो 60 मिनट के बाद दोनों के कंबाइंड थेरेपी के बाद मेरे पास पोटेशियम कितना आ जाएगा, 5। इतने तक ये कम कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है तो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में बीटा-2 एगोनिस्ट यानी ये जो साल्ब्यूटामॉल है ये इतना अच्छा काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो जाते हैं। मेरे जो बीटा-2 रिसेप्टर्स हैं उनका डाउन रेगुलेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में साल्ब्यूटामॉल इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। अब दूसरा, अब मैंने बताया था 10 to 20 mg हमें डोज चाहिए, तो वो चीज़ क्यों मैंने वहाँ बताई थी, क्योंकि हम दिक्कत क्या करते हैं, हम जो नॉर्मली अस्थमा में पेशेंट को देते हैं साल्ब्यूटामॉल, वो ही सेम नेबुलाइजेशन पेशेंट को दे देते हैं। अस्थमा के अंदर जो हम साल्ब्यूटामॉल यूज़ करते हैं उसकी डोज होती है 1.2 mg to 2.4 mg, और यहाँ हमें कितना चाहिए, 10 to 20 mg। तो हम बहुत ज़्यादा अंडर डोजिंग करते हैं, तो 1.2 mg 2.4 mg में कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, या तो मुझे इसके ही कम से कम 8 to 10 एम्प्यूल्स लेने पड़ेंगे और उससे पेशेंट को नेबुलाइजेशन कराना पड़ेगा। इतना तो हमारे पास नेबुलाइजेशन मशीन की कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास क्या आता है, ऐसे में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है फार्कोलिन। फार्कोलिन के 1 ml के अंदर साल्ब्यूटामॉल 6 mg तक रहता है। तो हमें इसका कितना यूज़ करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका 2 to 3 ml यूज़ करना है, और वो चीज़ पेशेंट को नेबुलाइजेशन करेंगे। अब आप बोलोगे बीटा-2 एगोनिस्ट जो है हमारा टेकिकार्डिया करवाता है। पहला तो बीटा-2 रिसेप्टर जो है हार्ट पे नहीं है, वो टेकिकार्डिया कराएगा नहीं, लेकिन
कराता तो है। कराता क्यों है? क्योंकि हाई डोज में अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे तो वो बीटा 1 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करेगा, और बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन की वजह से मेरे पास होगा टेकिकार्डिया। अब टेकिकार्डिया तो होगा पेशेंट में। तो ऐसे में हमें देखना है रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो। रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो में क्या देखेंगे, क्या हमारे पास, क्या हम टेकिकार्डिया को अफोर्ड कर सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली। अगर हाइपरकेलेमिया कोई पेशेंट एरिथमिया में जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, तो कार्डियक अरेस्ट से तो अच्छा है ना टेकिकार्डिया हो जाए। टेकिकार्डिया तो कितना होगा, 150 होगा, 160 होगा, और वो ट्रांजिएंट होगा। जैसे ही इसका इफेक्ट कम होगा तब टेकिकार्डिया मेरा सेटल हो जाएगा, है ना। तो हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देख के हम 10 to 20 mg साल्ब्यूटामॉल पेशेंट को देंगे, नहीं तो मेरा हाइपरकेलेमिया ठीक नहीं होगा। हाइपरकेलेमिया ज़्यादा दिक्कत कर देगा। तो फार्कोलिन याद रखेंगे। तीसरा, अब जैसे सोडियम बाइकार्ब की बात करी थी, अब सोडियम बाइकार्ब ना हम रूटीनली आपने कभी यूज़ करते हुए देखा नहीं होगा हाइपरकेलेमिया के लिए। यूज़ करना भी नहीं है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड अनलेस पेशेंट हैज़ एसिडोसिस और पेशेंट हैज़ नॉर्मल किडनी। अगर पेशेंट को एसिडोसिस है तो एसिडोसिस को ठीक कर देगा, जैसे हमने पीछे देखा था इसके मैकेनिज्म, एसिडोसिस को करेक्ट कर देगा तब हाइपरकेलेमिया ठीक हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास किडनी भी नॉर्मल होनी चाहिए। किडनी नॉर्मल होगी तभी तो उसका सोडियम पार्ट एंड सोडियम डिलीवरी बढ़ाएगा, जिससे हमारे पास जो पोटेशियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो पाएगा यूरिन में। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्ब के इंडिकेशन है, रूटीनली नहीं देना है अनलेस पेशेंट इज हैविंग एसिडोसिस और पेशेंट की किडनी नॉर्मल होनी चाहिए दोनों के लिए। तो हमने यहाँ क्या देख लिया, हमने हार्ट को प्रोटेक्ट कर लिया, हमने पोटेशियम को शिफ्ट कर दिया। अब हमें पोटेशियम को रिमूव करना है बॉडी से। हमें बॉडी को रिमूव करना कैसे कर सकते हैं, हम कुछ रेजिन्स आती हैं, पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट्स हैं। रिमूव हम और कुछ कारण से नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, जो पेशेंट ने ओरली पोटेशियम लिया वो गट के अंदर गया पोटेशियम, हम उस पोटेशियम को गट में कुछ दे के ट्रैप कर लेंगे। उस पोटेशियम को हम ट्रैप कर लेंगे और उसे नॉन एब्जॉर्बेबल बना देंगे, और नॉन एब्जॉर्बेबल अगले दिन फिर स्टूल के अंदर पास हो जाएगा। ये हमारा मैकेनिज्म रहता है। तो क्या हम इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इमरजेंसी के ट्रीटमेंट की तरह यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर तो पोटेशियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। हम तो बस जो ओरली मैंने लिया उसको नॉन एब्जॉर्बेबल बना के जो गट है स्टूल के थ्रू पास करा दिया। लेकिन जो ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा है, जो मेरे हार्ट में दिक्कत कर रहा है, वो तो अभी भी वहीं का वहीं है, उसको तो मैंने कम किया ही नहीं। तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। और प्लस इसमें मुझे मल्टीपल डोजेज देनी पड़ेंगी। ये मल्टीपल डोजेज मैं दूंगा अप टू 1 to 5 days और मल्टीपल टाइम्स अ डे, तब जाके इसका इफेक्ट आने लगेगा। तो ये इमरजेंसी में नहीं है, और इट इज़ मोस्टली यूज ओनली फॉर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरकेलेमिया, नॉट सीवियर, है ना। तो इसके अंदर मैं क्या दूंगा, इसके अंदर जो मैं रेजिन्स देता हूँ, इसके अंदर मैं जो सब्सटेंस देता हूँ वो लेट सपोज ऐसा है, एक है सोडियम कंटेनिंग रेजिन, सोडियम प्लस रेजिन, और दूसरा है मेरे पास कैल्शियम प्लस रेजिन। तो ये जब मेरी गट के अंदर जाएगी तो यहाँ पे मेरे पास है पोटेशियम, गट के अंदर बहुत सारा पोटेशियम है। तो इसके अंदर ये रेजिन क्या करेगी, ये अपना सोडियम तो रिलीज़ कर देगी गट के अंदर, और जो पोटेशियम है इससे जाके अटैच हो जाएगी, तो अब ये पोटेशियम रेजिन बन जाएगी। ऐसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम तो रिलीज़ कर देगी गट के अंदर और पोटेशियम से बाइंड कर जाएगी। तो ये सोडियम और कैल्शियम रिलीज़ हो जाएंगे, पोटेशियम अटैच हो जाएगा, पोटेशियम नॉन एब्जॉर्बेबल हो जाएगा और वो स्टूल के अंदर पास हो जाएगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होती है। ये जो रेजिन है सारा का सारा पानी खींच लेती है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है, और स्टूल हार्ड हो जाता है तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं इस पेशेंट में वो आते हैं इस रेजिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन। इसका साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कुछ लोगों ने यूज़ किया कि इस रेजिन के साथ ही उन्होंने सॉर्बिटॉल इसके अंदर अटैच कर दिया, जो लेक्सेटिव है, जो वेरी पावरफुल लेक्सेटिव है। अब सॉर्बिटॉल की दिक्कत क्या है, अब ये लेट सपोज मेरे पास गट है, गट के अंदर यहाँ मेरे म्यूकोजल सेल्स हैं, तो सॉर्बिटॉल जैसे ही मेरी ब्लड इसमें गट के अंदर जाएगा वो बहुत ज़्यादा वाटर को ड्रैग करेगा अपनी तरफ। जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रैग होगा तो वो वाटर ड्रैग होगा कहाँ से, ब्लड से ही आएगा सारा पानी। जब वाटर ड्रैग होगा तो यहाँ म्यूकोजल एडिमा होगा। जब म्यूकोजल एडिमा होगा तो दो सेल के बीच में जो ब्लड वेसल है वो हो जाएगी कंप्रेस। जब दो सेल्स के बीच में वेसल कंप्रेस हो गई तो यहाँ आएगा इस्कीमिया। इस्कीमिक चेंजेस होंगे तो इवन इट कैन कॉज बाउल नेक्रोसिस। तो आपने जैसे देखा होगा जो कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अपने उसमें हॉस्पिटल सेटिंग्स में के बाइंड सेशे होता है, तो इट विल कॉज बाउल नेक्रोसिस, इट विल कॉज गट नेक्रोसिस। लेकिन क्या वो नेक्रोसिस क्या पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन की वजह से है? नहीं, वो जो नेक्रोसिस हो रहा है वो हो रहा है सॉर्बिटॉल की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, लेक्सेटिव की वजह से। तो आप कहोगे लेक्सेटिव तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, CLD में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लेक्सेटिव्स हैं जैसे मेनिटॉल है, तो क्या वो भी बाउल नेक्रोसिस कराएगा? तो नहीं,
है ना, चांसेस हैं करा सकता है, लेकिन नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि वो वाटर को जो उसको ड्रैग कर रहा है, वो वाटर ड्रैग उसका काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सॉर्बिटॉल। तो जब वाटर ड्रैग इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो जो मेरा म्यूकोजल इडेमा है वो रिलेटिवली इतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू सॉर्बिटॉल। तो जब मेरा म्यूकोजल इडेमा ज़्यादा नहीं होगा तो उसकी वजह से मेरे पास इस्कीमिया नहीं होगा, इस्कीमिया नहीं होगा तो उसकी वजह से मेरे पास नेक्रोसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ ये सॉर्बिटॉल की वजह से है। तो अगर हम ऐसा जो पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन ऐसी हम चूज़ करेंगे जिसके अंदर सॉर्बिटॉल ना हो, हम उसको लेक्सेटिव ऊपर से अलग से दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ अगर हम सॉर्बिटॉल कंटेनिंग जो रेजिन है अगर वो एनिमा के फॉर्म में दें, तो ये ही सारी की सारी चीज़ें हमारे पास रेक्टम में होगी। तो रेक्टम में ये इस्कीमिया कराएगी, रेक्टम में नेक्रोसिस करेगी, तो चांसेस ऑफ कोलोनिक परफ्यूजन बढ़ जाते हैं अगर एनिमा देते हैं सॉर्बिटॉल कंटेनिंग रेजिन। नॉर्मल रेजिन का अगर आप दोगे एनिमा तो उससे कुछ नहीं होगा, सॉर्बिटॉल की वजह से होगा सारी चीज़, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसमें दूसरा क्या दिक्कत आती है, अब जैसे हमने कैल्शियम कंटेनिंग रेजिन दी, है ना, कैल्शियम प्लस रेजिन, और वो अंदर गया बाउल के अंदर। बाउल के अंदर हमारे पास सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वहाँ पे कैल्शियम भी पड़ा है, वहाँ मैग्नीशियम भी पड़ा है, वहाँ पे पोटेशियम भी पड़ा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये कैल्शियम को तो रिलीज़ करे और पोटेशियम के साथ एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन रेजिन को थोड़ी पता है क्या पोटेशियम है, क्या कैल्शियम, क्या मैग्नीशियम। हो सकता है कि वो कैल्शियम को रिलीज़ करे और मैग्नीशियम से बाइंड कर जाए, हो सकता है कैल्शियम रिलीज़ करे कैल्शियम से ही बाइंड कर जाए। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर चांसेस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। साइड इफेक्ट्स में क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन, सॉर्बिटॉल कंटेनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो उससे बाउल नेक्रोसिस और परफोरेशन हो सकता है, और तीसरा है हाइपोकैल्सीमिया हाइपोमैग्नीसीमिया। तो ये चीज़ देखेंगे, है ना। तो और दूसरा लास्ट हमारे पास पोटेशियम रिमूवल का मेथड क्या होता है, हीमोडायलिसिस। अगर रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया है, ट्रीट नहीं हो रहा, या किसी पेशेंट को AKI है, CKD है, हम किडनी के थ्रू पोटेशियम को एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में लास्ट रिजॉर्ट इज हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस कैन डिक्रीज पोटेशियम अप टू 1.2 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डायलिसिस। अगर कोई भी पेशेंट है अगर रिफ्रैक्टरी है, यानी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या किसी को AKI है, CKD है, या एसिडोसिस हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में प्रीफर्ड इज गो विद हीमोडायलिसिस इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो हमने अब तक क्या क्या कर लिया, हमने हार्ट को प्रोटेक्ट कर लिया, हमने पोटेशियम को शिफ्ट करा लिया वाया इंसुलिन वाया बीटा 2 एगोनिस्ट, हमने बॉडी से पोटेशियम को रिमूव कर लिया वाया पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स। हम अब मॉनिटरिंग करेंगे पोटेशियम और ग्लूकोज की। अब हमें जो पोटेशियम की मॉनिटरिंग करनी है, ऐसा ना हो कि हम हाइपोकैलेमिया कर दें, या हमें ये भी चेक करना है कि हमारा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड भी कर रहा है या नहीं। हो सकता है हम सोच रहे हैं कि रिस्पॉन्ड करेगा करेगा, लेकिन पोटेशियम तो कम हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में प्रिफर्ड इज कि डू द पोटेशियम एट 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर एंड 24 आवर्स आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। जब ट्रीटमेंट करेंगे उसके 1 घंटे, 2 घंटे, 4, 6 और 24 घंटे के अंदर हमें पोटेशियम मेजर करना है, देखने के लिए कि किस लेवल पे कम हो रहा है, क्या कम हो भी रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट रिजॉर्ट पे जाएंगे, हम डायलिसिस की तरफ जाएंगे, हम उसे रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया मान के ट्रीट करेंगे, है ना। तो वो चीज़ हमें पोटेशियम मॉनिटरिंग करना है। दूसरा हमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्यों करना है, क्योंकि हमने ग्लूकोज दिया है, प्लस साथ में उसके इंसुलिन दिया है। तो जो इंसुलिन है वो मेरा ब्लड ग्लूकोज कम करेगी। जब ब्लड ग्लूकोज कम करेगी तो ऐसा ना हो कि पोटेशियम में ठीक करते करते पेशेंट को और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया दे दूँ। तो हमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग कब कब करनी है, हमें प्रिफरली ग्लूकोज मॉनिटरिंग एवरी 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, आधे घंटे से 1 घंटे, हर आधे आधे 1 1 घंटे के अंदर पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है। कब तक ये हमें करनी है, कम से कम 4 से 6 घंटे। क्यों, हमने ये रेगुलर इंसुलिन दिया है, रेगुलर इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स तक का रहता है। ये आप डायबिटीज़ वाली मेरी सीरीज़ के अंदर आप जाके देखना रेगुलर इंसुलिन। तो हम जैसे लेट सपोज 0 मिनट पे किया, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 मिनट्स तक हम इसका पेशेंट का ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा। अगर हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो हम उसको D25 या D50 देके मैनेज करेंगे, है ना, या ओरली ले सकता है तो ओरली ग्लूकोज देके मैनेज करेंगे पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हमें चेक करना है। तो अब हमने हार्ट को प्रोटेक्ट कर दिया कैल्शियम देके, पोटेशियम शिफ्ट करवा दिया इंसुलिन और ये बीटा 2 एगोनिस्ट देके, पोटेशियम को रिमूव कर दिया के बाइंड सेशे देके, फिर पोटेशियम और इसकी मॉनिटरिंग कर ली। फिर हमें रिकरेंस प्रिवेंट करना है। तो रिकरेंस कैसे प्रिवेंट करेंगे, अब रिकरेंस में हम उस अप्रोच में पेशेंट को डालेंगे जो हमने पीछे पढ़ी। अप्रोच से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट का कॉज क्या था हाइपरकैलेमिया का, और उस अंडरलाइंग कॉज को हम ठीक करेंगे। ये तो मैंने एक्यूट सेटिंग में पोटेशियम कम कर दिया,
अब हो सकता है ये ठीक करने के बाद पेशेंट 2 दिन बाद दोबारा हाइपरकेलेमिया हो जाए। तो इस कॉज को, अप्रोच को देख के पेशेंट का कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू द कॉज पेशेंट को ठीक करेंगे और फिर इसके बाद रिकरेंस हम प्रिवेंट कर लेंगे। अब कुछ अपडेट्स हैं इसमें, कुछ ड्रग्स हैं जो हमारी अंडर ट्रायल हैं, वो पोटेशियम लोअरिंग एजेंट हैं। जो रेजिन हमने पढ़ी थी वो ही है। इस रेजिन में ये होती है हमारी जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट। ये हमारी, जैसे हमने बताया था, रेजिन हमारी या तो सोडियम कंटेनिंग होती है, पोटेशियम, ये कैल्शियम कंटेनिंग। ये जो रेजिन है ये मेरी सोडियम कंटेनिंग प्लस हाइड्रोजन कंटेनिंग है। तो इसके अंदर क्या है, ये मोर स्पेसिफिक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर रेजिन मेरी गट के अंदर जाएगी तो उसे नहीं पता कैल्शियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, किससे बाइंड करना है, नहीं पता उसे। तो यहाँ पे ये वाली जो रेजिन है ये मोर पोटेशियम स्पेसिफिक है। तो ये जब अंदर जाएगी ये सोडियम को रिलीज़ करेगी, ये हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगी और ये बाइंड करेगी पोटेशियम से। तो ये पोटेशियम को बाइंड करने के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है एज कम्पेयर टू अदर रेजिन्स विच यू हैव सीन। तो डोज इसकी ठीक है 10 to 15 ग्राम पर डे है, ये है। अब इसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं नोटिस किया गया इंस्टेड ऑफ इडीमा। इडीमा क्यों हो रहा है? इडीमा हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये सोडियम रिलीज़ करा रही है। तो जब ये सोडियम रिलीज़ कराएगी तो ये सोडियम हमारी बॉडी में जाएगा। जब बॉडी में जाएगा तो जहाँ जहाँ मेरे पास सोडियम जाएगा वहाँ पे मेरा वाटर जाएगा, तो ये वाटर को एक्यूमुलेट कराएगी जिसकी वजह से इडीमा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी है, ट्रायल्स के अंदर देखा है ना। तो ये चीज़ है, मार्केट में हो सकता है कि आगे जाके आए। फिर तीसरा पैटी रोमर है। पैटी रोमर वही जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कैल्शियम कंटेनिंग पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन है। तो कैल्शियम कंटेनिंग है तो अंदर जाके, लेकिन ये ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो एक कॉन्स्टिपेशन तो ये सारी रेजिन करती है, प्लस इट कैन कॉज हाइपोमैग्नीसीमिया क्योंकि मैग्नीशियम को बाइंड कर लेगी इंस्टेड ऑफ पोटेशियम। तो ये चीज़ है, इसका एफिकेसी अच्छी है इन हाइपरकेलेमिया और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर। ये देखा नहीं गया है अभी तक, बाकी ओवरऑल एफिकेसी सही है। ये भी इट इज़ ऑल्सो अंडर ट्रायल। तो ये हमारा पोटेशियम था, पोटेशियम मेटाबॉलिज्म था। पोटेशियम मेटाबॉलिज्म में इनिशियली हमने देखा हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया की अप्रोच देखी, उसका मैनेजमेंट देखा। इस वाली वीडियो में हमने देखा हाइपरकेलेमिया के कॉजेज़ क्या हैं, अप्रोच क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो हाइपरकेलेमिया रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। दूसरा, हाइपरकेलेमिया मिस नहीं होना चाहिए ना। हाइपरकेलेमिया अगर मिस हुआ तो फिर ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो साइनिंग ऑफ, दिस इज़ डॉक्टर कुणाल चौहान। हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।